नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन फिर से बढ़ाते हुए फिर से हम महाभारत का जो इंटरप्रिटेशन किया है गुरशरण दास ने, महाभारत के जो उसमें विचार है, थिंकिंग से भी ज़्यादा जरूरी है हमारे दूसरे भाव, जैसे ईर्ष्या। या इन्होंने ईर्ष्या से चालू किया है अलग अलग, जो कि हमारे थिंकिंग को अंधा कर देता है। दुर्योधन का उदाहरण से उन्होंने चालू किया है। और पहले चैप्टर में उन्होंने, उनका मकसद है कि महाभारत से जो हमने ज्ञान या हमको जो विजडम मिलता है वो आज के जिंदगी में भी वैसे ही समानताएं निकाली है उन्होंने। कि कितना कुछ पहले, कितने सालों पहले ये सब का शोध हो चुका है या अध्ययन हो चुका है, या जो नैरेटिव के हिसाब से जो इंसान की कमियां रहती है वो सब रिकॉर्डेड है। ड्रामा, रियल ड्रामा। जो अभी इसी सिलसिले में आज का जो इन्हीं के किताब से हम उदाहरण ले रहे हैं, इंडियन मोरालिटी प्ले। कि महाभारत में तो दुर्योधन और पांडव का वो दिया है, कैसे ईर्ष्या हुआ दुर्योधन को, फिर कैसे चालबाजी हुई। और फिर महाभारत में भी कई चालबाजी की गई युद्ध जीतने के लिए। इसमें कई ये आते हैं महाभारत में। ईर्ष्या आता है, नैतिकता आता है, धर्मा जिसको कहते हैं, धर्मा क्या है, और धर्मा का विश्लेषण करना भी कितना कठिन है, ये भी महाभारत में आता है। और ये अभी के जो घटनाएं हो रही है उसमें भी वही भाव बता रहे हैं, समानता है। तो आज इन्होंने इंडियन मोरालिटी प्ले, इन्होंने जो हमारे जो अंबानी फैमिली के तुलना किया है महाभारत से। तो हम सबको मालूम है थोड़ा बहुत, अंबानी कैसे, अंबानी एम्पायर इतना बड़ा हुआ। 2007 का बता रहे हैं। अनिल अंबानी जो है बड़ा, अनिल अंबानी शायद छोटा भाई है इनका। अनिल अंबानी पांचवा रिचेस्ट पर्सन, फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड में था, नंबर 5 में पैसे में। फोर्ब्स लिस्ट जो बिलियनर्स का लिस्ट आता, बट उसको दुर्योधन जैसे एक ईर्षा हो गया है। ये कह रहे हैं भाई, वो अभी बड़े लोग हैं, हमको तो जानकारी नहीं है, पर ये गुरशरण दास काफी कॉर्पोरेट में भी रहे तो उनको अंदर का, पर उनको दुर्योधन जैसा ईर्षा हुआ। क्योंकि उनका जो बड़ा भाई था मुकेश, मुकेश अंबानी, वो हायर लेवल में था, 5वें में ये थे, वो शायद तीसरे में थे टॉप से। तो देखा जाए पांचवा हो बहुत बड़ी बात है, पर उनके खुद के भाई, बड़े भाई थे वो भी, वो उनके ऊपर थे रैंकिंग में, बिलियनर के रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में। उससे ईर्ष्या जैसे एक प्रकार से उनको हुआ। और वो कहते हैं कि अ, दोनों भाई के पास, ईच ब्रदर के पास अपने अपने शकुनी थे। वो शकुनी जो होते हैं चमचे, एडवाइजर, उसी को शायद कह रहे होंगे, जो कि अपना अभी का पासा में थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सकते थे उनको ऊपर ले जाने के लिए। दोनों भाई के पीछे शकुनी थे कुछ, अ, और जिससे कि अगले भाई को नीचे दिखाए और खुद ऊपर जाए, ये कह रहे हैं। सिबलिंग रिवैलरी, अपने भाई भाई में जो है, आप देखेंगे या देखिए, ये तो बहुत बड़े लोग हैं तो, पर आप देखेंगे हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है। प्रॉपर्टी को लेकर चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है, जबकि कोई उससे कोई किसी को फायदा नहीं है। फिर भी वो एक ईर्ष्या है, या है। मेरा एक मेरे साथ के है मेरे मित्र, उनके पिताजी की उम्र करीब 100 साल के नजदीक है, पर अभी भी वो
कोर्ट में चल रहे हैं प्रॉपर्टी लेके, उनको समझाते हैं कि भाई क्या फायदा, अभी क्या करोगे, आपको तो सब कुछ मिल गया, आपका इतना सब कुछ है, लाइफ है, ये है सब कुछ, बच्चे अच्छे रहे, अब आपको प्रॉपर्टी पर नहीं हम। तो ऐसे भी ये जो महाभारत सब सब में है, थोड़ा थोड़ा सबके घरों में है, सबके बिग बिजनेस हाउसेस में है। तो ये अंबानी का इन्होंने उदाहरण दिया है। तो इनमें दोनों भाइयों में ये चालू हो गया तर्क, जो है मतलब एक दूसरे के लिए ईर्ष्या। और ये अपने लेवल में ही ज्यादा होता है, देखेंगे आप। बचपन में बड़े होते अपने दोस्तों के बीच में होता है, अपने भाई भाई में होता है। तो ये वो दोनों, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, इन्होंने दिया कि ईर्ष्या से एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए। सिबलिंग रिवेलरी, जो भाई भाई में जो झगड़े थे। इंडिया के सबसे रिच फैमिली, लॉन्गेस्ट सोप ओपेरा इन द कंट्री। जैसे अपन टीवी सीरियल देखते हैं, इनका जो झगड़ा 2007 को जो चालू हुआ था, वो सबसे लंबा चला कहते हैं, सोप ओपेरा जैसे, टीवी सीरियल जैसे। और 4 साल तक चलता रहा। और ये बहुत लोगों के इसमें पैसा ये था, शेयर्स थे, ये थे। तो काफी लोग चिंतित थे कि भाई इन लोगों में हुआ तो पूरा एम्पायर नीचे आएगा, तो काफी लोगों को तबाही मच जाएगी। 3% इंडिया का जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ये इनका रोल है। 10% गवर्नमेंट टैक्स, 14% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट है। मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स को फिक्र, चिंता में आ गए कि हमारा लाइफ लॉन्ग सेविंग चला जाएगा अगर दोनों भाई के झगड़े में कंपनी डूब जाए तो अभी फिर गुरशरण दास फिर सोच रहे हैं, जब वो देख रहे थे ये सब, अंबानी का ये फॉलो कर रहे थे, तब वो सोचने लगे कि महाभारत से कुछ हमको प्रकाश मिल सकता है क्या इसमें। तो पहला सीन बता रहे हैं कि मुंबई का जो ये अंबानी का जो ड्रामा है, पहला सीन इसका मुंबई के कबूतर कबूतर खाना, मुंबई का कबूतर खाना 1964 में बोलता पार्ट, पहला सीन है। अंबानी बच्चे छोटे थे और एक कमरे में रहते थे। फिफ्थ फ्लोर कोई चाल में रहते थे। 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, 6 मेंबर थे, और इनके फादर थे धीरू भाई अंबानी। आप लोगों ने शायद थोड़ा सा पिक्चर भी देखा होगा, गुरु। वो शायद थोड़ा सा उनके उससे लाइफ से इंस्पायर्ड है, धीरू भाई अंबानी के, जो कि एक बहुत, इससे साधारण, इससे बहुत ऊपर, उन्हीं ने एम्पायर तक, अंबानी एम्पायर बन गया। तो धीरू भाई अंबानी वो अपना कपड़े का बिजनेस करते थे, पॉली पाइदोनी मार्केट। सन ऑफ, उनके पिताजी स्कूल टीचर थे। कोई गांव से थे, पोरबंदर गुजरात, जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए थे, उसके नजदीक से थे ये धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई रिटर्न फ्रॉम एडन, एडन मिडिल ईस्ट से आए थे। 15,000 रुपये था उनके पास 1964 में, 15,000। डिमांड फॉर नाइलॉन और पॉलिएस्टर का उन्होंने, उनका एक बिजनेस ये था, उन्होंने कारोबार का एक ये था उनको, कि इसमें नाइलॉन और पॉलिएस्टर का डिमांड काफ़ी है। तो उन्होंने, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उन्होंने ये, उनका ये कारोबार का ये था, नज़रिया था। और उस टाइम गवर्नमेंट का लाइसेंस परमिट चलता था, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट। सोशलिस्ट गवर्नमेंट था, सीलिंग लगा देता था, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते इसने। तो ये इंडिया का सोशलिस्ट कमांड इकोनॉमी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का जो इकोनॉमी था, बिजनेस को बहुत सारे कंट्रोल थे बिजनेस में, अभी भी है पर उस टाइम तो बहुत थे। विथ इंडियंस राइली कॉल्ड द लाइसेंस राज, लाइसेंस परमिट राज था उस टाइम, ये कहते हैं। धीरू भाई ने काफी रिस्क लिया, गुरु में दिया है काफी कुछ, एंड काफी गवर्नमेंट लाइसेंसेस को अपना हथिया लिया ब्लैक मार्केट में। एंड काफी मोनोपोली, लार्ज मोनोपोली प्रॉफिट कर लगे, मोनोपोलाइज करने लगे वो।
और उसके जो साथी जो थे दूसरे बिजनेसमैन, उन्होंने बोला तो ये गलत है, बेईमानी है। और उसके जो क्रिटिक्स थे, उसके निंदा करने वाले, उनके निंदा करने वाले, उनको कहा करप्ट है वो। तो वो समझते थे कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन का ये ऐसा ही रहेगा एटीट्यूड। और वो उनको मालूम था कि लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिशियंस है, लेफ्ट में जो सोशलिस्ट कम्युनिज्म, वो उनको इतना समझ नहीं है कि जो पॉलिएस्टर है, फैब्रिक, गरीबों के लिए वो कपड़ा बनेगा। और उसका जो टैक्स एंड कंट्रोल इतना ज्यादा था कि जैसे कि वो लग्जरी आइटम है। उनका ये था कि ये बहुत डिमांड में है, क्योंकि गरीब लोग इसको पॉलिएस्टर इस्तेमाल करेंगे। और उसके टैक्स इतना है गवर्नमेंट का उसके ऊपर कि जो कि ऐसा है कि कोई लग्जरी आइटम में है अमीरों का। इसीलिए डिमांड सप्लाई में मिसमैच था, बहुत लोगों को चाहिए था, पर वो तो उन्होंने फिर एक्ट 2, पहले तो कई लाइसेंसेस ले लिए उन्होंने, गवर्नमेंट लाइसेंसेस, ब्लैक मार्केट में हेरा फेरी करके। एक्ट 2 में धीरूभाई धीरूभाई ने जो प्रॉफिट अपना था ट्रेडिंग से मिला, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी एडवांस फैक्ट्री बनाया अहमदाबाद में। गुजरात में कई फैक्ट्रीज है, मैंने भी देखे हैं जाके, हम जब ट्रेनिंग में थे, फिर हम जब इंस्ट्रक्टर थे तो हमारे विजिट होते थे, इंडस्ट्रियल विजिट्स। बहुत अच्छे फैक्ट्री बने, पहले हमने जाके देखे थे 80s में, तो अर्ली में वो हाथ से लोग काम करते थे, काफी एक्सपोज होते थे, कॉटन डस्ट ये। बाद में देखे, जब उनके जब फैक्ट्रीज देखे, इतने एडवांस्ड हो गए कि उसमें कोई एक्सपोजर नहीं, और बहुत फास्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होता था। खुद देखा मैंने, 20 साल के गैप में देखा वहाँ। इंस्पेक्शन हमको ले जाते थे, पूरा विजिट कराते थे वो फैक्ट्रीज में, हमने देखा है। उनके जो कर्मचारी थे वो धीरू भाई अंबानी ने, हम हमारा एडुकेशनल टूर होता था। हम वहाँ पे जब हम कर रहे थे पब्लिक हेल्थ में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, कॉटन वर्कर्स को काफी होता था। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी है। जब हम 20 साल बाद गए तो पता चला कि जो बीमारियां जितनी होती थी, लंग्स खराब होते थे, वो बहुत कम हो गए थे, जबकि वो मैकेनाइज्ड हो गया, फैक्ट्री हो गया। ये सब अंबानी के लिए, धीरू भाई अंबानी के लिए। और वो उन इंदिरा गांधी से काफी नजदीक थे, तो काफी उन्होंने काफी रिकॉर्ड टाइम में सिंथेटिक टेक्सटाइल्स बनना लगे उनके जो मॉडर्न फैक्ट्रीज थे। पहले मैन्युअली हमने देखा था, हमने मॉडर्न फैक्ट्री भी देखा, उन्होंने पूरा उसको इंडस्ट्रियलाइज, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। द विलेज बॉय, जो गांव के छोकरे जो थे वो मास्टर गेम्समैन बन गए लाइसेंस राज का। तो लाइसेंस राज को वो मैनिपुलेट करने लगे थोड़ा। गवर्नमेंट डिकेइंग एंड करप्ट रेजिम ऑफ कंट्रोल्स टू हिज एडवांटेज। करप्ट जो रेजिम था लाइसेंस परमिट को अपने एडवांटेज में वो ये करने लगे। तो और फिर वो बैकवर्ड उन्होंने इंटीग्रेशन किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी कंपनी, आउटस्टैंडिंग पेट्रोकेमिकल्स में भी इन्वेस्ट किया, पेट्रोकेमिकल्स को भी उठाया। एंड विच में फर्स्ट मेक्स द रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल पॉलिएस्टर फाइबर, एंड देन बेसिक पॉलीमर्स एंड केमिकल अंटिल ही रीचेज अ मैजिक रॉ मटेरियल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तक पहुंच गए, पीछे की तरफ जाते रहे पॉलिएस्टर, फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में फिर उनको फिर इस दौरान उनके बच्चे बड़े हो गए, मुकेश और अनिल। और वापिस वो हार्वर्ड से पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, और कंपनी में काम करने लगे, रिलायंस, विच इज ग्रोइंग एट अ काफी फास्ट डेवलप हो रहा है। और जो उनके दूसरे क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि ये कभी ना कभी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990s के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाकी। पर रिलायंस अभी भी आगे जा रहा है। ये जब किताब लिखा था उन्होंने 210 में शायद, ये तब लिखा था कि आगे बढ़े जा रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। देखिएगा, अभी ये इतना सब अपने को गर्व होना चाहिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द शॉर्टेस्ट टाइम बनाया, थैंक्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ मुकेश। मुकेश अंबानी का ज्यादा स्किल थे। नेक्स्ट द कंपनी बिगिंस टू एक्सप्लोर फॉर ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन चालू किया। एंड
उनको मिल भी गया। रिलायंस मेक्स द बिगेस्ट पेट्रोलियम फाइंड इन द वर्ल्ड इन अ डिकेड, अ माउंटेन ऑफ गैस ऑफ द सोर ऑफ आंध्र प्रदेश। ओशन से उनको ऑयल एंड गैस भी एक्सप्लोर हो गया, मिल गया। और काफी हमारा फास्ट ग्रोइंग एनर्जी स्टार्व नेशन के लिए बहुत अच्छा, इंपोर्ट बर्डन कम हो गया। ऑयल एंड गैस हमको इंपोर्ट करना पड़ता, तो काफी हद तक इनके प्रोडक्शन से हेल्प हुआ नेशन को। अभी देखिए इसमें अभी बैलेंस आएगा। देखिए अभी जो बहुत ही जो लोग होते हैं आइडियलिस्टिक, वो कहेंगे ये इन्होंने थोड़ा सिस्टम को प्ले किया, इन्होंने कुछ क्वेश्चनेबल हरकतें की, शॉर्टकट मारा, लाइसेंस परमिट अपना लाइसेंसेस ले लिया, कुछ इलीगल मीन्स थोड़े बहुत किए, क्या किए पता नहीं, क्योंकि सभी तो इलीगल थे। मतलब सिस्टम ही ऐसा था तो क्या करेंगे। पर अगर देखा जाए तो इतना अच्छा भी हुआ, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिले, इतने शेयर होल्डर्स किए हुए, और हमारा एनर्जी प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व हो गया। तो अभी आप इसका जो वही कह रहे हैं ये गुरशरण दास की, अभी आप देखेंगे धर्मा को कैसे बैलेंस करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्टकट लिया पर इतना बेनिफिट हुआ, अगर नहीं रहते तो हम गरीबी में ही रहते। ये भी है। तो इतना ये आसान नहीं है ये एथिक्स जो है, ये धर्मा जो है महाभारत में। और बीच में ईर्ष्या तो है ही, फिर ये भी दिखाता है जैसे घर इसमें हुआ। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉलिस्टर हैज बिकम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया। धीरू भाई एक राजा बन गए, इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री के राजा बन गए। अब राजा जैसे महाभारत में राजा था धृतराष्ट्र, थे उसके पहले जो थे, और ये जो डिसेंडेंट्स थे इनमें झगड़ा था दुर्योधन और पांडव में है। तो यही कह रहे हैं कि ये ऐसा ही अंबानी जो एस्टेट है, अंबानी जो एम्पायर है, जो ये एक किंगडम समझ लो ऐसा। एक्ट थ्री बता रहे हैं क्या हुआ। 2002 जब राजा का देहांत हो गया, धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया, 3.5 मिलियन मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स, जितने शेयर होल्डर्स थे 3 या 4 मिलियन के बीच में शेयर होल्डर्स थे। लार्जेस्ट इन एनी एंटरप्राइज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स कभी नहीं थे। ये रिच इतने हो गए ये शेयर होल्डर्स की जो कि सोच भी नहीं सकते थे। बहुत उनके देहांत से धीरे धीरे काफी घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में तो काफी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जैसे ईर्ष्या के लिए जैसे इसमें महाभारत में चलता है, और कितने लोग ये हो जाते हैं उससे अफेक्ट। तो अभी भी ये इकोनॉमिक इसमें भी ऐसा। तो इसमें टू हाईली अकम्प्लिश सन, धीरू भाई ने दो बहुत ही काबिल दोनों बच्चे बहुत काबिल थे, दोनों बच्चे काबिल थे, मुकेश अनिल, पर दोनों में कंपटीशन था और ईर्ष्या था कि ये मेरे से ज्यादा आगे क्यों है। जैसे दुर्योधन के पास भी कोई चीज का कमी नहीं था, पर वो एक ईर्ष्या था, तो उससे कितना ये हो सकता है ये बता रहे। ये कहते हैं कि ये जो मुकेश थे वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, हार्ड वर्किंग थे। अनिल भी कामयाब थे पर थोड़े ग्लैमर के पीछे भागते थे। और आपको मालूम है फिर ग्लैमर एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस को कल्टीवेट करते थे अनिल, इन्होंने दिया। एंड मुकेश को ये सब पसंद नहीं था, ये दिया, इनके किताब से मैं पढ़ रहा हूँ। मुकेश ट्राइज टू मार्जिनाइज हिज ब्रदर, तो वो थोड़ा उनको अलग रखने की कोशिश की है, क्योंकि उनके जो विचार थे मिलते नहीं थे। तो पर वो अनिल को ये नेचुरली वो उन्होंने फिर उसका बदलाव भाव आ गया। फील्ड विद काफी ईर्ष्या था, नया राजा मुकेश बन गया, तो अनिल को कह रहे हैं कि ईर्ष्या का एनवी जैसे महाभारत में था। ही लॉन्चेज एन अटैक ऑन हिज ब्रदर, और वो अटैक करने लगे ब्रदर को। गवर्नेंस फेलियर्स आर रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फैमिली शेयर होल्डिंग एंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू टेलीकॉम वेंचर, तो काफी कुछ कमियां कंपनी में आ जाती है। स्टॉक प्लंज हो गया, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स का वैल्यू कम हो गया, और काफी शेयर होल्डर घबरा गए। तो फिर क्या हुआ इसमें, जैसे फाइनली इनकी जो माता थी, ये कुंती लाइक फिगर से कंपेयर किया है महाभारत के, कॉट इन द इंटरवीन एंड स्प्लिट्स द किंगडम एज धृतराष्ट्र 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 ने दोनों बांट दिए थे।
तो भाई ठीक है, दुर्योधन का ये ले लो और पांडव का ये ले लो। तो इनके माताजी ने भी महाभारत जैसे दोनों को सेपरेट कर दिया। ये दोनों का पोर्शन सेपरेट कर दिया, तो आपस में फिर झगड़ा ना हो। 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद दोनों लड़के बहुत तरक्की किया। सेपरेट करने के बाद बीच में लड़ने लगे, भाई जब सेपरेट किया तो बहुत तरक्की किया, दोनों ने तरक्की किया। और दोनों ने मिला के इतना तरक्की किया कि वो अगर इकट्ठे होते तो उससे 3 साल बाद उससे डबल तरक्की किया। साथ होने से इतना तरक्की नहीं कहते करते, ये कहते हैं। तो ये तो ये कहते हैं कि अंबानी का जो ये स्टोरी है ही तक बताया इन्होंने, आगे का हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जो इन्होंने बताया उन्हीं को हम कोट कर रहे हैं। हमको इतना इंसाइट नहीं है, ना महाभारत में है, ना इंडस्ट्री के डायनामिक्स में है, या कॉरपोरेट के, या तो हम इनके जितना दिया है, क्योंकि ये थोड़ा पहले किताब लिखा था इन्होंने, तो उसके बाद और डेवलपमेंट क्या हो रहा है वो 2012 को लिखा था, आज से करीब 13 साल पहले। अंबानी अभी अंबानी का जो सागा है, अंबानी फैमिली का जो इतना सब हिस्ट्री है, इतिहास है, इससे बता रहा है कि इससे भी कुछ मॉरल क्वेश्चन आते हैं, धर्म के सवाल उठते हैं। इट इज अ क्लासिक रैग्स टू रिचेस स्टोरी, गरीबी से बिल्कुल ऊपर एक साधारण गांव से कोई आके, और वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज, और काफी प्रॉस्पेरिटी लाया, मिलियंस का को काफी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, काफी लोगों का अच्छा हो गया। इतना गवर्नमेंट भी नहीं कर पाता, गवर्नमेंट कहाँ कर पाता है। इट इज ऑल्सो अ टेल ऑफ, पर ये बोलती ये कहानी एक एक तरफ का कहानी है कि इतना अमीरी खाली उनको ही नहीं हुआ, बाकी शेयर होल्डर्स को भी हो गया, बहुत अमीरी हुआ। और पर उसके दूसरा जो ये है, दूसरा जो आईना है दिखाता है कि ये डिसीट भी है, बेईमानी भी है, ब्राइबरी भी है, घूस एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ डिकेइंग एंड करप्ट लाइसेंस राज। उसको मैनिपुलेट किया, करप्ट, ऐसे ही लाइसेंस राज ही करप्ट था उसको। अंबानी डिफेंडर्स आर्ग्यू, तो अंबानी को जो पक्ष में बोलते हैं, वो कहते हैं कि इतना सोसाइटी को अच्छा किया, पूरे इसको देखा जाए तो, कॉस्ट बेनिफिट देखा जाए तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट में बेईमानी है, ये है वो है। अगर वो मैनिपुलेट, जिस सिस्टम ऑलरेडी करप्ट सिस्टम है उसको कितना करप्ट करेगा, सिस्टम ही करप्ट था लाइसेंस राज। तो उतना किया, तो अगर पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया, ब्यूरोक्रेट्स को ब्राइब किया, तो ऑलरेडी वो करप्ट है। अनफॉर्चुनेटली आज भी है, देख रहा है आपको चारों तरफ। अब भला कर रहे हैं अभी। अभी अगर आप हरिश्चंद्र बन जाते तो गरीब वो भी रहते, और बाकी मिलियंस ऑफ लोग जिनके वो भी रहते। तो ये एक ये धर्मा वाला सवाल है, जो कि इतना आसान नहीं है जवाब। गवर्नमेंट इटसेल्फ रियलाइजेस प्रॉब्लम्स एंड हैज बीन, ये गवर्नमेंट, एक चीज अच्छा है कि गवर्नमेंट ने खुद समझा कि ये लाइसेंस राज में करप्शन है, और 1991 में के बाद से वो इसको, ये सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 1991 को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये तो अंबानी के जो विरोध में बोलते हैं, वो कहते हैं कि कानून तोड़ना कभी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, कानून तोड़ना गलत है, चाहे कितना भी बेनिफिट हो, कानून तोड़ना गलत है। तो ये सवाल रहेगा। और जो एंड्स है, आपने जो हासिल किया है बहुत अच्छा हासिल किया, दूसरे के लिए भी भला किया, सोसाइटी के भी भला किया, पर आप जिस तरीके से किया वो गलत तरीका को आप उसका ये नहीं दे सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको, आप ये नहीं कह सकते। ये कहते हैं जो लोग बिल्कुल बिल्कुल हरिश्चंद्र जैसे है, या जो भी अदर्स बिलीव दैट द अनसर्टेन बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेंजर। बाकी जो थर्ड पार्टी है वो कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में तो हमेशा रिस्क रहता ही है और सरप्राइज रहता है, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसेप्शन इज नेसेसरी फॉर बिजनेस सक्सेस। थोड़ा सा डिसेप्शन, थोड़ा सा ये नहीं करोगे तो कोई बिजनेस में चलेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है।
तो ये बहुत मुश्किल है भैया, ये इतना इजी नहीं है क्या सच क्या गलत। ये महाभारत में भी हमेशा थ्रू आउट महाभारत में ऐसे मोड़ आते हैं जब कि डिसाइड, और रुक के वहां पे इसके ऊपर महाभारत में डिस्कशन होता है। और आपको मालूम है आगे चलेंगे अर्जुन और कृष्णा में भी जो होता है, उसमें भी काफी कुछ हमको सीखने को मिलेगा शायद आगे। तो ये बता रहे हैं जो अनिल का जो ईर्ष्या है मुकेश के लिए, वो काफी खतरनाक है जैसे दुर्योधन का था। पर वो कहते हैं वो ईर्ष्या इसलिए है कि वो उनका भाई के पास ज्यादा पावर था, ज्यादा नाम था, वो थोड़ा उनको सताता था। और हमेशा मीडिया मुकेश की तारीफ करता था, उसके मैनेजर स्किल की तारीफ करता था। तो वो कहते हैं कि अगर उनकी माताजी ने बीच में नहीं ये करते, अलग करते, तो हो सकता है कि कुरुक्षेत्र जैसा लड़ाई हो जाता जैसे महाभारत में हुआ था, जो कि पूरा एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता एंड मिलियंस ऑफ लोगों को नुकसान हो जाता। द ड्रामा इज नो माइंड मीन्स ओवर, ड्रामा अभी भी चल रहा है 2009। और मुकेश अभी थर्ड पोजीशन में चले गए और अनिल नंबर 7 में चले गए 2009 को। अभी पता नहीं क्या है, अभी मैं जैसे बोला कि अभी का मैं, तो बैड ब्लड दोनों भाइयों के बीच में बैड ब्लड है और कई कोर्ट केसेस चल रहे थे। और मुकेश टू हेडेड दुर्योधन, मुकेश के अंदर भी थोड़ा दुर्योधन था ये कहते हैं, दोनों भाई के अंदर दुर्योधन, सब हमारे सबके अंदर होगा। अब इतना लेवल नहीं है तो नुकसान भी ज्यादा नहीं कर पाते और भला भी नहीं कर पाते। पर जिनके पास पावर है अगर उनमें दुर्योधन आ जाता है तो काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं। He had denied his brother his fair share of kingdom until the mother had to intervene. वो उनका उनका शेयर नहीं दिया था, मुकेश ने शेयर नहीं दिया था। वो थोड़ा सा दुर्योधन में भी था जब जब तक उनके माताजी ने उनको बंटवारा नहीं किया। तो ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी कहते हैं कि एनवी में थोड़ा फायदा हो भी होता है, ईर्ष्या में फायदा भी होता है, जो कि महाभारत नहीं कहता है, ये भी कहते हैं। पर उनके पिताजी कहते हैं कि इसके भी पॉजिटिव साइड है। वो कहते हैं कि ईर्ष्या के लिए दोनों भाई ने अच्छे से कंपटीशन से दोनों अच्छे किए, अपना बिजनेस अपना अपना जो शेयर में जो मिला था उसको बहुत आगे बढ़ाया। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का बीच में बहुत मुश्किल है एक लाइन खींचना। एंड कई बार क्या होता है वो लाइन हम बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं। और वर्ल्ड में भी ऐसा हुआ कहते हैं कि ज्यादा भी बेईमानी में कई बार 2008 को जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्रैश हो गया, तो वो भी कंपटीशन, ईर्ष्या से कंपटीशन आता है, कंपटीशन जिसको अनहेल्दी कंपटीशन शायद कह सकते हैं इसको, कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बहुत प्रेशर होता है और वो कई जाके बेईमानी को जस्टिफाई किया कि हमारा कंपटीशन के लिए हमारा ऊपर प्रेशर है, हमको करना पड़ा, जो भी अनफेयर मीन्स किए, और वो क्रैश हो गया, इकोनॉमिक क्रैश हो गया। क्योंकि हाउसिंग मॉर्टगेजेस सब प्राइम लोन्स, ऑलरेडी जो कैश नहीं था वो एक प्रोजेक्शन में बताया कि इतना हमारे पास, तो वो इतना मेरे को नहीं है, पर वो उसमें उनके बैलेंस शीट नहीं हुए और इकोनॉमिक क्रैश हो गया। सेल्फ डिसेप्शन, अपने कोई धोखा दे दे के वो क्रैश हो गया बहुत बड़ा। तो बॉटम लाइन को मीट करने के लिए, टारगेट को मीट करने के लिए जो आप डिसेप्शन करते हैं कई बार ज्यादा भी हो जाता है, और उसमें कैरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कैरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और नुकसान भी होता है। तो ये एक, पर ये एक चीज का सीमा ये करना का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये मतलब इससे क्या हमको पता चलता है कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, क्या सच क्या गलत क्या ये क्या है, और हमेशा अलग अलग विचार रहेंगे, क्या ऑनेस्टी है क्या है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग में ये सब ग्रे एरियाज को हमको नजर में रखना है। और ईर्ष्या है, एनवी है, पर्सनल क्या है डायनामिक्स, जो टॉप लेवल में मैनेजमेंट है। अभी देखिए सब बिजनेस फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है, छोटे हर फैमिली में ही, हमने बोला प्रॉपर्टी लेके रिश्तेदारों में ही ये होता रहता है। तो
काफी ये है, ये सब चीजें अगर हम समझे तो ये सब हम थिंकिंग के टाइम इसको नजर में रख सकते हैं। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं होता है, तो ये सब सॉफ्ट ग्रे एरियाज इसको कहेंगे, ये ग्रे एरियाज। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और धन्यवाद आप लोगों को।